नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए देख रहे थे राजस्थान का इतिहास और क्लास नंबर 9 के अंदर जो राजस्थान के राजवंश है उनमें आज हमारा जो राजवंश रहेगा वो रहेगा मारवाड़ का राठौड़ वंश या राजवंश। दोस्तों, दो क्लासों के अंदर ये कंप्लीट राजवंश हमें अध्ययन करने को मिलेगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2, दो पार्ट आएंगे इसके, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अगर आप क्लास को अटेंड करोगे ना तो ये मान के चलो कि कंप्लीट का कंप्लीट जो राजवंश है वो आपको मुंह पर याद हो जाएगा। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मारवाड़ बोल दो या जोधपुर बोल दो, जोधपुर या मारवाड़, समझ गए आप? यहां पे जोधपुर या मारवाड़, एक तो जोधपुर के अंदर राठौड़ राजवंश होता है और एक इसका पार्ट निकलता है जो बीकानेर में चला जाता है। उसका अध्ययन हम कर लेंगे कि बीकानेर ये कब जाता है। दोस्तों, राठौड़ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है राष्ट्रकूट शब्द से। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश है दोस्तों, और प्राकृत रूप से रठौड़ इसका नाम है। प्राकृत रूप से राठौड़ का रठौड़ क्या है? शब्द है दोस्तों। तो एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। कुछ विद्वान राठवड़ या राठौड़ का अपभ्रंश बताते हैं। राठवड़ या राठौड़, इसका अपभ्रंश किसको बताते हैं? राठौड़ को बताते हैं। दोस्तों देखिए, हमें जब क्लास शुरू करते हैं तो सामान्य जानकारी देते हैं, फिर एक एक राजा के बारे में है वो जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले। जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुछ दिनों बाद ऐप से प्राप्त कर लेना। ऐप पर आपको कंप्लीट नोट्स पशु परिचर भर्ती के मिल जाएंगे, भाग ए व भाग ब दोनों के। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं उत्पत्ति के स्रोत। कर्नल जेम्स टोड, राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की संतान है। दोस्तों ध्यान से देखना इसका। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के पिता में, इतिहास के पिता में है। उन्होंने कहा कि राठौड़ है ये कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गहड़वाल, जो गुर्जर प्रतिहारों के समय थे, उनकी संतान है। दोस्तों, और इसका समर्थन किया था विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। किसने किया था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। अब देखिए यहां से, कन्नौज के शासक है जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल के पुत्र थे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र थे सेतराम, और सेतराम के पुत्र थे राव सिया। क्या थे? राव सिया पुत्र थे। और राव सिया से हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राठौड़ राजवंश पढ़ेंगे। तो ये याद रखनी है। नोट, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। चंदावर का जो युद्ध होता है 1194 ईस्वी के अंदर, वो गौरी और जयचंद के मध्य होता है। अब देखिए भाट क्या कहते हैं। भाटू के द्वारा बताया गया कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। राठौड़ किसके हैं? हिरण्यकश्यप की संतान। भाट जो जातियों का इतिहास लिखकर रखते हैं उनके अनुसार दोस्तों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राठौड़ बदायूं यूपी के राठौड़ के वंशज है। ये कहते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों, डॉक्टर हारनली राठौड़ों को गहड़वालों से अलग माना। किसने माना? डॉक्टर हारनली ने। सबसे जो यहां पर विश्वास से मत है वो है बाटू के द्वारा दिया गया और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया मत। दोस्तों, क्योंकि बात जिनके पास हजारों सालों का इतिहास लिखा हुआ है तो वो भी सही है, और कर्नल टोड ने जो बताया वो भी सही माना जाता है। दोस्तों, यह उत्पत्ति के स्रोत है राठौड़ राजवंश के जो आपके सामने है। अब देखिए, हमने यहां पे देखा पहला शासक कौन आया? राव सिया आया। ऊपर देखा ना हमने, राव सिया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो संस्थापक है उनसे ही हम क्लास को शुरू करते हैं। राव सिया 1240 से लेकर 1273 ईस्वी, यानी कि राठौड़ राजवंश की जो नींव पड़ी कब पड़ी है? 1240 में। अब देखिए, राठौड़ वंश के संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है? राव सिया है। दोस्तों, कब? 1240 में शासक बने, यानी स्थापना की। कहां की स्थापना? राठौड़ वंश की पाली का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर। दोस्तों, निर्माण किसका करवाया? महुई गांव में एक दुर्ग का, जो काली नदी के किनारे स्थित है। महुई गांव है जो पाली जिले में है, वहां पर एक दुर्ग बनाया था। दोस्तों, राव सिंह
ने युद्ध किया था लाख जंवर का युद्ध 1273 ईस्वी में। कब किया था? 1273 ईस्वी में। सिया और सिंध के मुस्लिम लुटेरों के मध्य यह युद्ध हुआ था। सिया और सिंध के जो मुस्लिम लुटेरे थे उनके मध्य जो लाख जंवर का युद्ध है यह हुआ था दोस्तों। जानकारी इस युद्ध की जो मिलती है, इस युद्ध की जानकारी मिलती है बिट्टू शिलालेख से मिलती है, जो कहां पर है? पाली में। बिट्टू शिलालेख है पाली के अंदर, वहां से इस युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों। समझ गए? तो देखिए रावसियां पढ़ रहे तो थोड़ा सा एक साथ ही यहां पर देखिए। तो जानकारी युद्ध की मिली है हमें बिट्टू शिलालेख से। अब देखिए युद्ध करते हुए वीरगति को रावसियां प्राप्त होते हैं। युद्ध करते हुए वीरगति को कौन प्राप्त होते हैं? रावसिया। लाख जमर का युद्ध होता है उसके अंदर दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट एक बार आप जैसे ही स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिखाई दे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब देखिए युद्ध हो गया है। पत्नी थी पार्वती सोलिंग की, वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। स्मारक कहां बना हुआ है? बिट्टू गांव, जो कहां पर है? पाली के अंदर। बिट्टू गांव के अंदर रावसिया का स्मारक बना हुआ है। इनके पुत्र कौन थे? आसनाथ, आस्थान या आसनाथ दोस्तों, अलग अलग नाम मिलते हैं। आस्थान भी मिलता है, आसनाथ भी मिलता है। तो रावसिया राठौड़ वंश के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, जिन्होंने पाली के आसपास के क्षेत्र में 1240 ईस्वी के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखी थी दोस्तों। लाख जंवर का युद्ध 1273 में लड़ा इन्होंने किनसे? जो सिंध के मुस्लिम लुटेरे थे उनसे, और युद्ध में इनको वीरगति प्राप्त हुई। इनका पुत्र है आस्थान या आसनाथ, जो अगला शासक बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला शासक कौन बन गया है? आसनाथ बन गया है। देखिए 1273 से 1291 पाली से हटाकर मंदोज गांव में शक्ति का केंद्र बनाया। ईडर व खेड़ पर अधिकार किया और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। समझ गए? तो कोई बड़ा इतिहास नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। अगला शासक बनता है 1291 के अंदर, जो बनता है राव दुहड़। देखिए 1291 से 1309 तक प्रत्यारू को परास्त कर मंडोर पर अधिकार किया और प्रत्यारू से संघर्ष में ही वीरगति को प्राप्त हुए। राव दुहड़ आसनाथ के पुत्र थे। प्रत्यार गुर्जर प्रत्यारू का शासन था उस समय, तो प्रत्यारू को इन्होंने पराजित कर दिया, हरा दिया उनको, और मंडोर पर अधिकार कर लिया दोस्तों। समझ गए? और युद्ध करते हुए प्रत्यारू से ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब फैक्ट देखिए यहां पे, कर्नाटक से चक्रेश्वरी की मूर्ति लाए, नागणेची माता के नाम से स्थापित, कहां? नागणा गांव बालोतरा, जो है राठौड़ों की कुल देवी। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। समझ गए? तो यहां से दोनों ये देखिए, मंडोर पर पहले सबसे पहले राठौड़ों में से जो अधिकार करने वाले हैं वो है राव दुहड़। कौन है? राव दुहड़ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दूसरा, नागणेची माता की जो नागणा गांव बालोतरा में मूर्ति है वो कर्नाटक से लेकर आए थे। और किन की मूर्ति थी? ये चक्रेश्वरी माता की मूर्ति थी दोस्तों। ये थे राव दुहड़ जी। आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद छोटे मोटे शासक बनते रहे। समझे आप? यहां पे मुख्य रूप से समय आता है 1394 का, और एक अच्छे शासक, भले शासक बनते हैं राव चुंडा, 1394 से 1423 तक। पालन पोषण चाचा मल्लिनाथ जी ने किया, वह सालोड़ी गांव की जागीर दी। पालन पोषण मल्लिनाथ जी ने किया, सालोड़ी गांव की जागीर दी मल्लिनाथ जी को। अब देखिए यहां पे मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक राव चुंडा ही है दोस्तों। राजधानी किसको बना लिया है? मंडोर को। तो एक तो संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक। संस्थापक की पूछे ना तो राव सिया करना है, और वास्तविक संस्थापक की पूछे ना तो राव चुंडा करना है दोस्तों। इंदा प्रत्यार द्वारा चुंडा को मंडोर है वो देज में दिया गया था दोस्तों। इंदा जो प्रत्यार है उसकी पुत्री से विवाह राव चुंडा का हुआ था, और मंडोर देज में मिला था राठौड़ों को। यह याद रखना है। पहले अधिकार किया था दुहड़ जी ने, लेकिन उसके बाद जो मिला है मंडोर वो किस में मिला है? दहेज के अंदर। यह इंपॉर्टेंट है। सामंत प्रथा की शुरुआत यानी जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी वो राव चुंडा के समय ही हुई थी दोस्तों। नागौर के अंदर एक गांव है चुड़ासर गांव,
जो राव चूड़ा ने बसाया था, और वहां पर एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, चूड़ासर तालाब है दोस्तों। तो यहां से देखिए, राव चूड़ा का लालन पालन किया मल्लिनाथ जी ने। मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक है। इंदा परतियार के द्वारा चूड़ा को जो मंडोर है वो देज में दिया गया, और राजधानी चूड़ा ने किसको बना ली? मंडोर को बना ली। सामंत प्रथा, जागीरदारी प्रथा, यह क्वेश्चन आ सकता है। सामंत प्रथा या जागीरदारी प्रथा की शुरुआत मारवाड़ में किस समय हुई? तो राव चूड़ा के समय। चूड़ा ने एक गांव बसाया था, चूड़ासर गांव, जो वर्तमान में नागौर में है, और वहीं पर चूड़ासर तालाब का भी निर्माण करवाया दोस्तों। अब चलिए इसके बारे में आगे और देखते हैं, राव चूड़ा के बारे में। एक एक फैक्ट हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। पत्नी थी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। कहां पर? जोधपुर के अंदर। चांद बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। और चांद बावड़ी का निर्माण राव चुंडा की पत्नी, नाम था चांद कंवर, उसने करवाया। पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक लाखा के साथ किया। तो चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह हुआ था शासक लाखा के साथ। मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1423 को। बाटियों से युद्ध करते हुए, जैसलमेर वाले बाटी, उनसे युद्ध करते हुए राव चुंडा की मृत्यु हो जाती है। पुत्र कौन है? कान्हा और रणमल। रानी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया। एक रानी थी, नाम था किशोरी कंवर, समझे? किशोरी कंवरी जो कंवर है, उसके प्रभाव में आकर चुंडा ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कान्हा को। कान्हा छोटा पुत्र था, जबकि रणमल बड़ा पुत्र था। कान्हा छोटा पुत्र था, रणमल बड़ा था। यह बड़ा था रणमल आपका, याद रखना यहां से। अब यहां से भी फैक्ट बनेंगे। तो राव चुंडा के दो पुत्र, रणमल और कान्हा। रणमल बड़ा, कान्हा छोटा। अगला शासक बन गया राव कान्हा, 1423 से 1427। और किंवदंती क्या कहती है? किंवदंती के अनुसार करणी माता ने कान्हा की हत्या करवा दी। तो छोटा पुत्र तो खत्म हो गया। अब अगला शासक कौन बनेगा? रणमल। राव चुंडा के बाद अगला जो शासक आता है मारवाड़ का, वो आता है रणमल दोस्तों। यह देखिए रणमल, राव चुंडा का बड़ा पुत्र। बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से। मेवाड़ के शासकों में समकालीन लाखा, मोकल और कुंभा रणमल के समकालीन थे। समझे? यहां से 28 नहीं 38 है, यहां पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। 1427 से 1438 दोस्तों। अधिकतम समय मेवाड़ में व्यतीत किया था। रणमल ने चुंडा के भाई राघवदेव की हत्या की थी। रणमल ने चुंडा के भाई यानी अपने चाचा की हत्या की थी, राघवदेव की। कुंभा के सामंतों ने बारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। कुंभा के सामंत, उन्होंने बारमली का सहयोग लिया और रणमल की हत्या करवा दी। समझ गए? कब? 1438 ईस्वी में। रानी कोडमदेसर बावड़ी, जिसका बीकानेर के अंदर रानी कोडमदे ने निर्माण करवाया। ये थे राव रणमल, 1427 से 1438। एक चीज और बता देता हूं यहां से, लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह किसने करवाया था? राव रणमल ने करवाया था। यह भी फैक्ट है आपके लिए। समझ गए? रणमल के बाद रणमल का पुत्र राव जोधा बनता है जोधपुर का शासक। राव जोधा 1438 से 1489 मंडोर का शासक यह बना। अब यह मंडोर से जोधपुर आने वाला है। तो देखिए, राव जोधा रणमल का पुत्र। रणमल की हत्या के बाद काहुनी गांव बीकानेर में किसने? राव जोधा ने शरण ली। मंडोर पर अधिकार किया 1453 ईस्वी में। अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला को पराजित किया था। अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला ये मेवाड़ के थे, मेवाड़ के सामंत थे, उनको पराजित किया था दोस्तों। समझ गए? तो यहां से देखिए मंडोर पर अधिकार हो गया है वापस। रणमल को जब मरवाया गया बारमली के हाथों, उसके बाद मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार था। लेकिन राव जोधा जो काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेकर रह रहे थे, उन्होंने 1453 ईस्वी में
जो सामंत थे अक्का सिसोदिया व अहाड़ा इंगोला, इनको हराकर वापस मंडोर पर अधिकार कर लिया है। इसके बाद एक संधि होती है आवल बावल की संधि। कब? 1453 में। यह देखना दोस्तों, आवल बावल की संधि 1453। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण इसके अंदर किया गया था। यह किसने करवाई थी? हंसाबाई ने, जो क्या थी? जोधा की बुआ, रणमल की बहन, रणमल की बहन और राव चूड़ा की बेटी, राव चूड़ा की बेटी रणमल की बहन और राव जोधा की बुआ थी, जिसने कि ना तो मेरे ससुराल और मेरे पीर ये दोनों आपस में ना लड़े, इसके लिए आवल बावल की संधि करवाई। किनके मध्य हुई थी? राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य। विवाह श्रृंगार देवी और रायमल, श्रृंगार देवी और रायमल का विवाह करवाया। बसाया जोधपुर। 12 मई 1459 को राजधानी मंडोर से जोधपुर को बना लिया। निर्माण मेहरानगढ़ किला, जो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, उसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। दोस्तों किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। अब देखिए, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक अगर आपको पूछा जाए ना, तो वो कौन है? वो आपके सामने, आप आसानी से यहां से देख सकते हैं। सामंत प्रथा का वास्तविक जो संस्थापक, देखिए चुंडा था ना, चुंडा, उसने सामंत प्रथा की शुरुआत की थी, लेकिन जोधा है ना, यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है सामंत प्रथा का। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। फिर राव जोधा के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो देखिए आगे हैं। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक, डॉक्टर ओझा ने कहा कि जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक हुआ। मृत्यु 1489 में। रानी थी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण मेहरानगढ़ में करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर तालाब है, जसमादे रानी थी जोधा की, उसने करवाया था। दोस्तों यह था राव जोधा, जो रणमल का पुत्र था। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, राव जोधा का पुत्र बनता अगला शासक, नाम है सातलदेव, 1489 से 1492 तक। राव जोधा का पुत्र सातलमेर, जैसलमेर के अंदर कस्बा है, वो बसाया इसने। अजमेर के हाकिम मलूक खां के सेनापति गुड़ले खां से पीपाड़ का युद्ध किया। कब? 1492 ईस्वी में। युद्ध का कारण गुड़ले खां के द्वारा मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण करना। जो गुड़ला त्योहार हम देखते हैं वो यहीं से शुरू हुआ था। गुड़ला त्योहार, जो ये गुड़ले खां है ना, ये क्या करता था? मारवाड़ से लड़कियां उठा कर लेता था। तो सातलदेव ने उस पर अटैक किया, समझ गए, और लड़कियों को बचाया। तो उसके बाद गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इसी के बाद गुड़ला त्योहार की शुरुआत हुई। रानी जो राव सातलदेव है, इनके पत्नी थी फूला भटियाणी, जिन्होंने फुलेलाव तालाब जोधपुर है उसका निर्माण करवाया। फुलेलाव तालाब जोधपुर का। तो देखिए, एक तो गुड़ला त्योहार किसके शासनकाल में? राव सातलदेव के शासनकाल में हुआ था। गुड़ला त्योहार क्यों? क्योंकि गुड़ले खां जो मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण करता था उसको मार गिराया। पीपाड़ का जो युद्ध हुआ, उसमें पीपाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1492 के अंदर हुआ था। पीपाड़ जोधपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों सातलमेर तो सातलदेव से याद हो जाएगा, नाम से पता चल जाएगा इस चीज का। तो आपको, इनकी पत्नी थी रानी, क्या नाम था? भटियानी या फूला भटियानी? फूला भटियानी। फूला भटियानी है ना, इसने फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था जोधपुर में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब देखिए, राव जोधा का पहला पुत्र राव सातलदेव बन गया। अब दूसरा जो पुत्र आता है राव जोधा का, वो आता है राव सूजा। कौन आता है? राव सूजा, राव जोधा का पुत्र, सातलदेव का भाई। समकालीन राव बिक्का, जो बीकानेर का शासक है, उसके समकालीन था ये। बीकानेर राज चिन्ह के लिए मंडोर पर आक्रमण किया। बीकानेर राज चिन्ह के लिए मंडोर पर राव बिक्का ने आक्रमण किया था। किसने किया था? राव बिक्का ने आक्रमण किया था। राव बिक्का जोधा का पुत्र था, जो बीकानेर को नया रियासत बनाता है। यह भी आपको याद रखना है।
तो राव सोजा से कोई बड़ा यहाँ से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। अगला शासक आता है राव गंगा। कौन आता है? राव गंगा। देखिए राव गंगा के बारे में 1515 से 1531। देखिए खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ भेजा था। मालदेव कौन है? राव मालदेव गंगा का पुत्र है, उसको भेजा था गंगा ने, जो खानवा का युद्ध होता है उसमें सांगा की सहायता के लिए। दूसरी बात, गंगा ने अफीम के नशे का शौकीन था। 1529 ईस्वी में राव सेका द्वारा जोधपुर पर आक्रमण किया गया। सेवकी का युद्ध हुआ, राव सेका उसके अंदर पराजित हुआ। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी, यानी कि मालदेव जो इनका पुत्र है ना, उसने गंगा की हत्या कर दी। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक है वो आपका मालदेव ही है दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन देखिए, एक तो राव गंगा ने खानवा युद्ध में सहायता की, अपने पुत्र मालदेव को भेजा था, समझ गए। इसके अलावा सेवकी का युद्ध होता है इनके मध्य, राव गंगा व राव सेका के मध्य, जिसमें राव गंगा विजय प्राप्त होते हैं। और राव गंगा की हत्या उसी के पुत्र मालदेव ने की थी, उसी के पुत्र मालदेव ने। तो मारवाड़ का पितृहंता, इंपॉर्टेंट है ये, मारवाड़ का पितृहंता। गंगा के बाद इनका पुत्र शासक बनता है राव मालदेव राठौड़। कौन बनता है? राव मालदेव राठौड़। चलिए देखते हैं 1531 से 1562। मालदेव ने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, जो हमने पहले देख लिया। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, उपाधियां देखिए, क्योंकि अपने पिता मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी, इस वजह से प्रथम पितृहंता। उपाधियां, 52 युद्धों का विजेता, हिंदू बादशाह, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा फरिश्ता ने कहा था, हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों के अनुसार कहा गया। 52 युद्धों का विजेता, हिंदू बादशाह, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा और हसमत वाला शासक। मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंपा, और विवाह मालदेव का उमादेव के साथ विवाह हुआ था। अब देखिए उमादेव कौन थी, आगे पढ़ लेंगे, जैसलमेर की राजकुमारी थी, वो आगे पढ़ेंगे अब। तो यहां से जो फैक्ट है वापस देख लीजिए। मालदेव पहली बात 4000 सैनिकों के साथ 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेते हैं। अपने पिता गंगा की हत्या की, यानी मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक। उपाधियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, 52 युद्धों का विजेता, हिंदू बादशाह, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा और हसमत वाला राजा। सेनापति थे जेता व कुंपा दोस्तों। अब चलिए आगे। अब देखिए विवाह किनके साथ हुआ है मालदेव का? उमादेव के साथ। उमादेव जैसलमेर की राजकुमारी, लूणकरण भाटी की पुत्री, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध और महासती। ये अंत में महासती होती है, तो ये फैक्ट बन सकते हैं उमादेव से। निर्माण, सोजत किला पाली में, मालकोट का किला मेड़ता नागौर में और पोखरण का किला जैसलमेर में। इनका निर्माण मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने इनका निर्माण है जो करवाया था। समझ गए? सोजत, मालकोट और पोखरण किला। उमादेव जैसलमेर की राजकुमारी, लूणकरण भाटी की पुत्री थी, इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादेव प्रसिद्ध है और महासती। अब देखिए मालदेव की जब हम बात करते हैं तो मालदेव 2 युद्ध लड़ते हैं, एक पाएबा साहिबा का युद्ध, एक गिरी सुमेल का युद्ध। सबसे पहले देख लेते हैं हम पाएबा का युद्ध। देखिए 1541 के अंदर, अन्य नाम फड़ौदी का युद्ध, यानी फड़ौदी में हुआ। मध्य मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा और राव जेतसी जो बीकानेर के शासक थे, इनके मध्य हुआ था। इसके अंदर राव जेतसी मारा गया, पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। राव जेतसी का पुत्र था कल्याणमल, वो कहां चला जाता है? शेरशाह सूरी की शरण में। तो पाएबा साहिबा का जो युद्ध है ये फलोदी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1541 में होता है। मारवाड़ की तरफ से तो जेता और कुंपा सेनापति थे और बीकानेर की तरफ से आए थे राव जेतसी खुद। राव जेतसी इस युद्ध में मारे जाते हैं और राव जेतसी का पुत्र है कल्याणमल, ये शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। यह था पाएबा साहिबा का युद्ध। अगले युद्ध में चलिए, नेक्स्ट दूसरा युद्ध होता है जो होता है गिरी सुमेल का युद्ध, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। देखिए पहले आप पाली में पढ़ते थे, लेकिन अब ये जो जगह है वो ब्यावर में आ गई है। मध्य मालदेव के तो सेनापति वही थे जेता और कुंपा, और शेरशाह सूरी के मध्य
विजय कौन हुआ है? शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय प्राप्त हुआ है। जेता व कुंपा वीरगति को प्राप्त। मालदेव कहां चले गए? सिवाना। मालदेव जोधपुर से सिवाना आ गए। ये जोधपुर, और जोधपुर से मालदेव आ गए सिवाना। समझ गए? शेरशाह की सहायता जलाल खां जुनानी ने की थी। शेरशाह की सहायता भी की गई थी। शेरशाह ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करके खवास खां को सौंपा। यह फैक्ट बनेगा। गिरिसुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह ने मेहरानगढ़ का जो कार्यभार है वो किसको सौंपा था? खवास खां को सौंपा था। शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि बहुत समय लगा था इस युद्ध को जीतने में। हां, जीत लिया था, लेकिन तड़पते हुए जीता था। समझ गए? मालदेव राठौड़ ने मेहरानगढ़ किले पर पुनः अधिकार कर लिया 1545। अगले ही साल मालदेव जी वापस आ गए हैं मेहरानगढ़। 1544 में तो हारे शेरशाह सूरी से, और 1544 में वापस अधिकार कर लिया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। एक एक फैक्ट, एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हर एक जानकारी के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। अब चलिए आगे दोस्तों, यहां से देखिए, जेता व कुंपा की क्षत्रिय गिरीगांव ब्यावर में उम्मादे को एक बार वापस मनाने का कार्य आशा बारट के द्वारा किया गया था। उम्मादे तारागढ़ अजमेर में रही। मालदेव के पुत्र थे राम, उदय सिंह, चंद्रसेन। अगला शासक बनेगा चंद्रसेन। तो यहां से कोई बड़ा फैक्ट नहीं बनता है। उम्मादे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो ये याद रखना है कि उम्मादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर आई थी और अजमेर के अंदर ही रही थी, जो रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अब अगला शासक आ रहा है हमारे चंद्रसेन। देखिए, यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 के मध्य शासक रहा था राव चंद्रसेन दोस्तों। देखिए, जन्म 1541 ईस्वी के अंदर। शासक बनते ही अपने दो भाई राम व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा, जो अकबर की शरण में चले गए थे। बड़े भाई थे राम और उदय सिंह, ये कहां चले गए थे? अकबर की शरण में। समझ गए? पिता मालदेव राठौड़, माता स्वरूप दे। उपनाम चंद्रसेन के उपनाम है ये। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक। बहुत बार क्वेश्चन आया यहां से, बहुत बार क्वेश्चन आया। आज बोल रहा हूं, आपके भी आ सकता है, स्टार बना लेना इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलिए दोस्तों। 1564 में राम ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना लेकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। चंद्रसेन बादराजून निकल गया। कुल मिलाकर राम शांत नहीं रहा, जो इसका बड़ा भाई था ना, वो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना लेकर आया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार हुआ, चंद्रसेन जोधपुर से निकला और बादराजून चला गया। कहां चला गया? बादराजून चला गया दोस्तों। समझ गए? यह बात है 1564 की। तब से लेकर 1570 तक कहां पे रहा चंद्रसेन? बादराजून ही रहा दोस्तों। 1562 में शासक बना था, 1564 में बादराजून चला गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो आता है नागौर दरबार को। देखिए, नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। किसने? अकबर ने। नागौर में सुकर तालाब का निर्माण भी अकबर ने नागौर दरबार के समय ही करवाया था। यह नागौर दरबार लगाने का अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राजपूत राजाओं से संधि करना दोस्तों। कौन कौन आए? कल्याणमल बीकानेर वाले आए, हर्राय बाटी जैसलमेर से आए, मारवाड़ से राम आए, चंद्रसेन व उदय सिंह तीनों आए। चंद्रसेन को छोड़कर सभी ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कारण, अकबर का चंद्रसेन के भाई राम व उदय सिंह के प्रति घनिष्ठ लगाव था। इस वजह से चंद्रसेन यहां से वापस निकला और कहां चला गया? बादराजून जालोर चला गया। कहने का मतलब, राम और उदय सिंह तो अकबर के पास है, लेकिन जो चंद्रसेन है ना, चंद्रसेन ये जरूर आया, जरूर था यहां पे, आया जरूर था नागौर दरबार में ये, लेकिन इसने यहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की
और वापस चला गया बादरा जून दोस्तों। समझ गए यहां से? अब देखिए आगे। चंद्रसेन नागौर दरबार से बादराजून जालोर चले गए। अकबर ने राय सिंह को, बीकानेर का शासक राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। चंद्रसेन बादराजून से सिवाना की पहाड़ियों में चला गया। पहले तो जोधपुर से बादराजून जब राय सिंह आया तो चंद्रसेन कहां चला गया? सिवाना की पहाड़ियों में। चंद्रसेन ने खराब स्थिति के कारण पोखरण किले को हर्राय भाटी को बेच दिया। चंद्रसेन की, क्योंकि जब जगह फिक्स नहीं है, जोधपुर से निकल गए हैं, बादराजून में थे, बादराजून से फिर आ गया राय सिंह बीकानेर वाला, तो अकबर का भेजा हुआ था वो, तो वहां से निकल गए चंद्रसेन और चले गए सिवाना की पहाड़ियों में रहते हुए स्थिति खराब होनी है दोस्तों, लगान अगान कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो किला मालदेव ने बनवाया था, कौन सा? पोखरण वाला किला, वो बेच दिया, पोखरण किला हर्राय भाटी को। चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। जैसे ही 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही क्या किया जाता है? मारवाड़ को 2 साल के लिए खालसा घोषित कर दिया जाता है, 1581 से 1583 के मध्य दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? नोट। राय सिंह बीकानेर को अकबर द्वारा 1572 से 1574 तक मारवाड़ का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देखिए चंद्रसेन का एक भाई है उदय सिंह, राम और उदय सिंह 2 थे। तो अगला शासक 1583 के अंदर, 1581 से 1583 तो खालसा था मारवाड़। 1583 में अगला शासक बनता है उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। नाम तो उदय सिंह था, जो अकबर की अधीनता में था, चंद्रसेन से विरोध कर रहा था। उसको उपाधि मोटा राजा की दी गई थी अकबर के द्वारा। चंद्रसेन का भाई था। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित किए दोस्तों। पुत्री थी जगत गुसाई, उसका विवाह जहांगीर से। पुत्र खुरम, शाहजहां 1587। अब देखिए आगे मैटर समझना यहां से। जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया। जगत गुसाई से पुत्र हुआ खुरम, जिसको हम आगे शाहजहां के रूप में पढ़ते हैं, और इसका जन्म हुआ था 1527 में। यह जगत गुसाई का ही पुत्र था। उदय सिंह के समय ही मारवाड़ चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। स्टार बहुत बनेंगे यहां पे। उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह किशनगढ़ बसाया 1609 में। तो देखिए पहले जोधा के समय बीका चले गए थे, कहां पर? बीकानेर। अब उदय सिंह के समय उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह कहां आ गया? किशनगढ़। 2 रियासतें और बन गई। मृत्यु 1595 ईस्वी में, कहां पर? लाहौर में मृत्यु हो जाती है मोटा राजा उदय सिंह की 1595 में लाहौर के अंदर। तो यहां पे फैक्ट ही फैक्ट है आपके, स्क्रीनशॉट लेना। एक एक स्क्रीनशॉट वापस में बता देता हूं कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां से स्टार बना दिए मैंने, समझ गए? हर एक जानकारी इंपॉर्टेंट। आगे चलिए दोस्तों, अगले शासक सूर सिंह 1595 से 1609। उपाधि सवाई सूर सिंह। सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। समकालीन अकबर और जहांगीर के थे। जहांगीर ने 5000 का मनसब प्रदान किया। सूर सिंह वंश प्रशस्ति माधव भट्ट श्रीमाली ने लिखी और मृत्यु हो जाती है 1619 में। यहां से एक क्वेश्चन है जो फैक्ट आपका बन सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन यहां से बनने वाला नहीं है दोस्तों। सूर सिंह वंश प्रशस्ति किसने लिखी? माधव भट्ट श्रीमाली ने। अगला शासक आता है हमारा, वो आता है गज सिंह परताम 1619 से 1638। उपाधि दलथम्बन किसने दी? जहांगीर ने। दलथम्बन की उपाधि गज सिंह को जहांगीर ने दी। राज्याभिषेक हुआ था बुरहानपुर में। 3000 जात की जात और 2000 सवार का मनसब दिया किसने? जहांगीर ने। उपनाम मारवाड़ का बदनाम शासक। मारवाड़ का बदनाम शासक गज सिंह परताम। दरबारी कवि हेमकवि गुणभाष्य ग्रंथ। केशवदास गार्डन गज गुण रूपक, ये 2 ग्रंथ है हेमकवि व केशवदास गार्डन के।
पासवान इनकी थी अनारा बेगम। पासवान कौन थी गज सिंह की? अनारा बेगम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां से जो क्वेश्चन है यह बन सकता है, उपनाम वाला बन सकता है, दरबारी कवि तो है ही, क्योंकि ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखिए आगे दोस्तों, पासवान अनारा बेगम का पुत्र था अमर सिंह राठौड़, जो नागौर यानी शाहजहां ने नागौर का परगना उसको दिया था। जसवंत सिंह प्रथम अगला शासक बनता है। समझ गए? एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो, अमर सिंह राठौड़ यहां पे नाम आ गया, तो अमर सिंह राठौड़ के बाद हम जसवंत सिंह प्रथम की ओर चलेंगे। समझ गए? चलिए दोस्तों, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अमर सिंह राठौड़ के बारे में देख लेते हैं। राज सिंह का सबसे बड़ा पुत्र, गज सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था, उत्तराधिकारी पद से वंचित कर दिया गया। नाराज होकर मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में गया। शाहजहां ने नागौर का परगना इसको दिया था, अमर सिंह को। इसमें इनका घोड़ा था जिसका नाम था बादल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, अमर सिंह जब नागौर के शासक बनते हैं तो उस समय एक मतीरे की राड़ होती है, जो फैक्ट है। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य। समझ गए? मतीरे को लेकर, यानी ये सीमा थी, इधर से बेल गई और यहां पर मतीरा लग गया। उपनाम कटार का धनी, उपनाम अमर सिंह राठौड़ का कटार का धनी है। शाहजहां के दरबार में सलाउत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया, इसलिए अमर सिंह ने सलावत खां की हत्या कर दी। समझ गए? साला अर्जुन गौड़ ने धोखे से अमर सिंह पर हमला कर दिया। सहयोगी बलू सिंह चंपाउत छतरी नागौर में 16 खंबू की स्थित है। किनकी? अमर सिंह राठौड़ की। तो आज जो मारवाड़ का राठौड़ राजवंश हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 1 है, उसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। बचा हुआ भाग नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। पहले एक बार कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट या और कुछ परिवर्तन आपको चाहिए क्लासों के अंदर तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन यहाँ पर नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम आईडी, उस पर जाकर जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।